नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। सीधे कश्मीर से, श्रीनगर के लाल चौक से लाइव डिबेट लेकर, लाइव बुलेटिन लेकर हमारी स्पेशल कवरेज सबसे बड़ी टीम के साथ आप देख रहे हैं। पहलगाम हमले के 1 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन बदला अभी बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर भी अभी जारी है और उन आतंकियों को ठिकाना लगाना बाकी है जो आतंकी अब भी पहलगाम और उसके आसपास के जंगलों में हाइड आउट बनाकर छिपे हुए हैं। लेकिन किश्तवाड़ से मैं आपको बड़ी खबर बता दूं, किश्तवाड़ में जैश के 3 आतंकियों को घेरा गया है और वहां पर एनकाउंटर जारी है। तो क्या ये पहलगाम के आतंकी हो सकते हैं, इसके कयास लगाए जा रहे हैं। इस खबर पर नजर डालेंगे। लेकिन आपको बता दें, कश्मीर का मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले पहलगाम की बैसरन घाटी, उसकी खूबसूरती को निहारते टूरिस्ट गोलियां, चीखें, बचने की कोशिशें और 26 नृशंस हत्याएं, 26 मर्डर, वो भी पॉइंट ब्लैंक रेंज से। 22 अप्रैल को वे पहलगाम अटैक की कहानी यही है, लेकिन असर इतना बड़ा कि भारत और पाकिस्तान जंग के मुहाने पर आ गए। पहलगाम में 3 आतंकी आए, 27 मिनट तक पर्यटकों का धर्म पूछ कर गोलियां चलाई, 26 लोगों को मार गिराया। पहलगाम हमले के 1 महीने आज की तारीख के साथ पूरे होते हैं। इस 1 महीने में भारत ने 26 बेगुनाहों की हत्या का दर्द सहा, तो मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की कमर तोड़कर रख दी। आतंकियों पर ऐसा प्रहार किया कि उनके 7 पुश्तें याद रखेंगे। भारत ने बदला लेकर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत अब चुप नहीं बैठने वाला है, आतंक का खात्मा करके ही रहेगा और कोई भी आतंकी हमला अब एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ ये भारत की नई नीति है। पहलगाम हमले से पहले पर्यटकों से गुलजार रहने वाली घाटी से पर्यटकों का जाना शुरू हो गया और आवक कम हो गई। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। मेरे वीजे सुनील से मैं कहूंगा एक बार वो पैन करके दिखाएं लाल चौक पर। इस वक्त जब मैं यहाँ लोकल से बातचीत कर रहा था तो लाल चौक पर काफी चहल पहल रहती थी, काफी पर्यटक रहते थे यहाँ पर। लेकिन वो पर्यटक आज की तारीख में हैं, लेकिन इक्का दुक्का छिटपुट संख्या में है। हालांकि स्थानीय लोगों का मानना है कि पर्यटक जल्द फिर से लौटेंगे और घाटी फिर से गुलजार हो जाएगी। यहाँ के लोगों का गुस्सा भी है उन आतंकियों के लिए, उन टेररिस्टों के लिए जिन्होंने न सिर्फ देश का नुकसान किया बल्कि कश्मीर का भी बड़ा नुकसान कर दिया और यहाँ से पर्यटकों को दूर करने में एक बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन घाटी में ट्रस्ट, विश्वास एक बार फिर से लौट रहा है। लाल चौक का इलाका सुबह सुबह लोगों की भीड़ से भरा रहता था, लेकिन अब फिर से आवक शुरू हुई है पर्यटकों की और पर्यटक फिर से विश्वास जताने लग गए। हमले का असर जो है स्थानीय लोगों पर इतना हुआ कि 80,000 लोग बेरोजगार हो गए। सैलानी कश्मीर की लाइफलाइन है, बैकबोन है। टूरिस्ट जो है वो बैकबोन है। अप्रैल से जून और सितंबर से नवंबर बैसरन जाने का अच्छा टाइम माना जाता है। पीक सीजन की वजह से यहाँ काफी भीड़ होती है, लोगों को अच्छा बिजनेस की उम्मीद होती है। मार्च के महीने से ये पीक सीजन टूरिज्म का शुरू होता है और इसके साथ साथ सितंबर अक्टूबर तक ये सीजन चलता है। लेकिन फिलहाल एक चुनौती का सामना देश कर रहा है आतंकवादी हमले के बाद, और उसी के साथ साथ कश्मीर भी कर रहा है। लेकिन देश को यकीन है, कश्मीर को यकीन है कि घाटी में नॉर्मेंसी लौट आई है, हालात स्थिर हो गए हैं और पर्यटक एक बार फिर से घाटी का रुख करेंगे। लेकिन घाटी से आतंक के सफाई के लिए सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। किश्त में बड़ा टेरर ऑपरेशन चल रहा है, खबर आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त बड़ा मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। मेजर जनरल अभय कार्की, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्नल संजीत सिरोही, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल शिवदान सिंह, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैप्टन संदीप धवन, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ साथ आलोक वत्स, नेता बीजेपी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं लाल चौक से इस बड़ी डिबेट में। शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले मैं कुछ बातें, जो बात मैंने यहाँ पर महसूस की कश्मीर में आकर, जो बात मैंने यहाँ लोकल से बातचीत करके महसूस की, वो ये महसूस की कि पहली बार ऐसा हो रहा है जब कश्मीर के साथ साथ पूरा देश यूनाइट है आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में। कश्मीर भी इस लड़ाई में एकजुट हुआ है और लोग खुलकर कह रहे हैं कि इस बार आतंक पर फाइनल प्रहार होना चाहिए और आतंक का सफाया, स्वच्छता अभियान जो है वो चलाया जाना चाहिए, जिससे फिर से घाटी में, कश्मीर में लोगों को भूखा ना रहना पड़े, लोगों की रोजगार ना छिने, लोग बेरोजगार ना हो, लोगों को आतंकी हमलों का सामना ना करना पड़े, लोगों को टेररिस्टों का सामना ना करना पड़े। इसलिए फाइनल प्रहार बहुत जरूरी है, जिसकी शुरुआत कर दी गई है। लेकिन हमारे टेकअवेज क्या रहे? आज ठीक 1 महीने पर देश खड़ा है। पहलगाम हमला 22 तारीख को हुआ, आज 22 मई है। 22 अप्रैल से लेकर 22 मई तक 7 तारीख को, यानी या फिर कहें कि 6 तारीख की दरमियानी रात को भारत ने इस हमले का जवाब देना शुरू किया था। 7 मई को पूरे देश में मॉक ड्रिल का ऐलान किया गया था।
लेकिन उसके पहले भारत ने एक्शन ले लिया और उसके बाद पाकिस्तान से एस्केलेशन की कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन इस दरमियान भारत ने कई महत्वपूर्ण सबक सीखे, साथ ही साथ आतंकियों को सबक सिखाया, पाकिस्तान को सबक सिखाया और ये बताया कि ये नया भारत है। 1960 का इंडस वाटर ट्रीटी भी तोड़ सकता है अगर बेगुनाहों की हत्या की गई, आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया, क्योंकि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते। इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान को एक्सपोज किया। जब पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों के साथ खड़ी नजर आई, उसके जनाजे में पाकिस्तान को एक्सपोज किया कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम में कुछ भी नहीं है। भारत जब चाहे पाकिस्तान का इंच इंच नाप सकता है। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को प्रिसाइज लोकेशन के साथ मार गिराया। हमने ब्रह्मोस की ताकत पूरी दुनिया को दिखाई, हमने अपना एयर डिफेंस पूरी दुनिया को दिखाया, हमने पाकिस्तान के मिसाइल हमले तक को नाकाम कर दिया और मिसाइल को, चाइनीज मिसाइल को हवा में ही मार गिराया, जिसकी डिब्रीज अब दुनिया मांग रही है रिसर्च करने के लिए। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल। कार्की सर से शुरुआत करें। कार्की सर, सबसे पहले आपका रिएक्शन चाहेंगे। देश ठीक उस 30 दिन पर खड़ा है जब अब पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था। सुबह सुबह खबर आई कि आतंकी हमला हुआ है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन होता है कि घाटी में आतंकी हमला हुआ है, जवानों के साथ मुठभेड़ चल रही होगी। लेकिन जब पता चला कि 26 हत्याएं की गई, पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारा गया, नृशंस हत्याएं की गई, एक घिनौनी कृत्य को अंजाम दिया गया, वो देश का गुस्सा था। और आज देश में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सेटिस्फैक्शन है कि हमने जो एक्शन किया उससे पाकिस्तान कम से कम 5-10 साल पीछे चला गया है। जी नमस्कार, जय हिंद। बेशक ये हमने जो अभी पहलगाम के हमले का जो बदला लिया, इंतकाम लिया है, हिंदुस्तान ने बहुत सोच समझ के और अपने टाइम पे ऐसे लोग ऐसी मार की है कि जो करने वाले थे और जो उनको कराने वाले थे सबको मैसेज चला गया है। अगर आप प्रधानमंत्री जी की जो बिहार में उन्होंने स्पीच दी थी और हिंदी की स्पीच के बीच में अंग्रेजी में उन्होंने बोले थे, उन्होंने बोला था आप कहीं भी जा, कहीं हो, आपको हम ढूंढ निकालेंगे, आप जहां छुपे हो हम आपको दुनिया के आखिरी अंत तक ढूंढ निकालेंगे, आपके अड्डों को हम मिट्टी में मिला देंगे और साथ ही साथ में आपके आकाओं को भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये 3 जो वादे या जो चुनौतियां मोदी जी ने अपने सामने रखी थी, वो तीनों कर दी हैं। पहले दिन ही उनके जो अड्डे थे पाकिस्तान के अंदर, वहां घुस के उनको मारा है, जो उनकी कल्पना के भी परे था। उसके बाद जब इंडिया ने बोल दिया था हम यहाँ रुक रहे हैं, मिलिट्री के अगेंस्ट नहीं गए हैं, सिर्फ हमने टेररिस्ट एक्शन पे टेररिस्ट टारगेट को दिया है, हमने पाकिस्तान को एक स्पेस दी थी कि आप डिनाई कर दें, डिटैच कर दें और यही खत्म करें। लेकिन वो अपने उन्माद में, और शायद वो चाहते भी थे अपनी सेना की गिरती हुई साख को बचाने के लिए, एक हिंदुस्तान के साथ कश्मीर के नाम पे एक कॉन्फ्लिक्ट उनको बहुत जरूरी था, क्योंकि उनकी ऑक्सीजन, पाकिस्तान आर्मी की इज्जत की ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। और वो एक चाहते थे कि युद्ध हो और जिसमें कि हम दिखाएं कि हमने हिंदुस्तान की फौज को रोका है, क्योंकि उनके लिए नोशन ऑफ विक्ट्री हिंदुस्तान को हराना नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की मार को झेल के रोकना, उतने में वो काफी खुश रहते हैं। और उन्होंने जो प्लेबुक थी वो उन्होंने शायद बालाकोट वाली ली थी कि अगर इंडियन एयरफोर्स आएगी तो उन्होंने अपने प्लेन्स वगैरह का जो अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी वो एयरफोर्स पे बेस्ड थी, एयर एम्बुश पे। तो अगले दिन जब वो नहीं माने और उन्होंने भी ड्रोन भेजे तो हमने भी उनको कर दिया। तो ऐसा करते करते 10 तारीख को जब वो नहीं मान रहे थे और जब उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिनको कि हमारी एडी ने खैर डाउन कर दिया था, तो जो उसके ऊपर ब्रह्मोस के जो प्रहार पड़ा है, उसने पाकिस्तान के जनरल मुनीर को जो है घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया था। और हमारी जो प्रतिज्ञा थी या हमारा जो रिवेंज था वो पूरा हो गया था। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या इससे आतंकवाद का सफाया हो जाएगा? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि आतंकवाद और पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की स्टेट, उनका जो अस्तित्व है, उनकी जो पॉलिटिकल रीजनिंग या उनकी जो रहने की उनकी अस्तित्व ही कहूंगा, वो यही है कि हिंदुस्तान के हमारे खिलाफ है, कश्मीर हमारी शहरग है, और ये जब हिंदुस्तान से लड़ाई होगी तो पूरा देश जो है वो एकजुट हो जाएगा। आज की तारीख में मैं देख रहा था, पाकिस्तान आर्मी की पब्लिक में रेटिंग 96% है, जो सोचते हैं, जिनको ये फीड किया गया है कि वो इस लड़ाई को जीत गए। 96% पाकिस्तानी सोचता है कि पाकिस्तान ने लड़ाई जीत ली है, क्योंकि पाकिस्तान ने फौरन पूरे सारा मीडिया को बंद कर रखा था और अपनी जो घुट्टी पिला रहे हैं उसमें वो सफल हो चुके हैं। लेकिन
जहां तक जो उसके पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, मिलिट्री है, और उसके जो सपोर्टिंग चाइना है, उसके पीछे जो उसका बड़ा आका है, उनको बहुत क्लियर मैसेजिंग मिल गई है। इसमें दो तीन पॉइंट है। पहली बात, चाइना की जो शायद हो सकता है, एक थ्योरी ये भी है कि हिंदुस्तान को एक ऐसी जंग में लगा दे, रशिया यूक्रेन या इसराइल गाजा की तरह, कि लड़ाई चले 3 महीना 3 साल कितना भी चले, और भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ जो अभी टेक ऑफ पे है वो क्रैश कर जाए। और दूसरा, उसके अपने जो हथियार हैं जिसके बारे में कभी तक वो फील्ड में टेस्टिंग नहीं हुए थे, उसकी अगर बैटल टेस्टिंग होके वो कामयाब हो जाते हैं तो पूरे जो ग्लोबल साउथ है, अफ्रीका, अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, वहां उसकी हथियारों की साख बढ़ेगी और उसकी सेल बढ़ेगी। वह भी ऐसा ही, जो पहले दिन उन्होंने झूठ फैलाया था 6 रफेल या 5 रफेल हमारे गिरा दिए, उस दिन रफेल के स्टॉक्स गिरे थे और इनके स्टॉक्स बढ़े थे। आज की तारीख में रफेल के स्टॉक ऊपर चढ़ रहे हैं और उनके डाउन हो रहे हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे ये क्लियर हो गया है। और उनकी जो HQ9 हो, चाहे उनके PL-15 हो, और PL-15 का हमारे पास एक मिसाइल बिल्कुल जिंदा पकड़ा भी गया है, जिसकी अभी रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसके सारे जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसके रेडार वगैरह, वो हमसे वेस्टर्न पावर्स भी मांग रही कि हमके लाके दिखाओ हम क्या है। तो PL-15 की जो भी टेक्नोलॉजी है वो तो अभी आउट हो गई है, तो उसका काउंटर बनाना बड़ा आसान है। तो ये, और आखिर में फायदा किसको हुआ इसमें? आपदा में अवसर किसको मिला है? हिंदुस्तान को मिला है। हिंदुस्तान एक रीजनल पावर से एक रीजनल सुपर पावर के पद पे खड़ा है। हमारे हथियार जहां मेड इन चाइना की थू थू हो रही है और उसकी मार्केटें खत्म हो रही है। एम्बेसडर दीपक वोहरा ने भी उस दिन बताया था कि अफ्रीका से उनको फोन आ रहे हैं, जो ट्रेडिशनल चाइनीज इक्विपमेंट खरीदने वाले अफ्रीकन नेशन थे, उनको इंक्वायरी आ रही है कि ये इंडियन इक्विपमेंट, ये आकाश क्या है, ये ब्रह्मोस क्या है, आपके L-70 क्या है, यहाँ तक की उनको आ रही है। क्योंकि एक बैटल प्रोवन सिस्टम, एक दीवार की तरह हमारे एयर डिफेंस ने काम किया था, और वही हमारी शक्ति है कि आपदा में इतना अच्छा अवसर आया है कि हमारे देश की छवि बढ़ गई है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान हमारे सामने इररिलेवेंट हो गया है फिलहाल इंटरनेशनल मीडिया में, और हमारे जो सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, और हमारे जो फौज है, उसकी साख अब दुनिया मानने लग गया। ये अब पिछले 1 महीने की टेक अवे यही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी और आसान भाषा में सर आपने समझाया दर्शकों को कि हमने न सिर्फ पाकिस्तान को डिफीट किया बल्कि कई मोर्चे पर जंग जीती और एक नए भारत का उदय इसके बाद हुआ है। कर्नल संजीत सिरोही सर के पास जा रहा हूँ। सिरोही सर, एक बात जो कार्की सर भी कह रहे हैं और एक बात जो प्रधानमंत्री ने सबसे पहले कही थी, कल्पना से परे सजा होगी या कल्पना से परे पनिशमेंट मिलेगा, या वो होगा जो इमेजिनेशन नहीं किया होगा। क्या वो ब्रह्मोस था हमारा? क्या वो पाकिस्तान के एयरबेस थे? क्या वो 9 आतंकी ठिकाने थे जहां पर आतंकी बनने की ट्रेनिंग दी जा रही थी? क्या क्या चीज कल्पना से परे हमने हासिल किया इन 30 दिनों में? विवेक जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जनरल साहब ने काफी विस्तार में बताया है, लेकिन मेरे कुछ 4-5 पॉइंट है जो मैं बताना चाहता हूँ। इस पहलगाम के हादसे के बाद कई चीजें पहली दफे हुई है। प्रधानमंत्री ने ये जो बयान दिया था बिहार में जाके, और स्पेसिफिकली इंग्लिश में दिया था, वो जो है इंग्लिश जो वर्ल्ड के ऑडियंस थे उनके लिए था, भारत के ऑडियंस के लिए नहीं था वो। और उन्होंने बिल्कुल उसमें स्पष्ट कर दिया था। अब आप देखिए, ये पहलगाम हमले के बाद कई चीजें पहली बारी हुई है। उससे पहले जैसे उरी में हमला हुआ तो हमने जो है सर्जिकल स्ट्राइक करी। पाकिस्तान ने उसके हिसाब से कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, उन्होंने अपने बॉर्डर के ऊपर जो है LOC के ऊपर अपनी फौज की तैनाती बढ़ा दी कि सर्जिकल स्ट्राइक होगी तो हम इनको यहाँ रोक लें। उसके बाद पुलवामा हुआ तो हमने बालाकोट स्ट्राइक की, तो उन्होंने फिर वॉर गेमिंग की और उन्हें लगाया कि हवाई जहाज आएंगे, तो उन्होंने अपने हवाई जहाज जितने एयरफोर्स के एसेट्स थे उनको ठीक जगह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सकारदू से लेके नीचे तक के भारत की जो वायुसेना हमला करने आएगी, जिस तरीके से बालाकोट के ऊपर स्ट्राइक होगी, तो हम इस तरीके से, तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी वॉर गेमिंग करी हुई थी। उसके बाद आसिफ मुनीर ने 16 अप्रैल को अपना बयान दिया है और 22 अप्रैल को जो है ये हादसा हो। उसके बाद आप देखिए कि उनमें से जो हमने बालाकोट में सर्जरी कर दी, उनमें से हमने कुछ नहीं किया। हमने पहले तो मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। उसके बाद हमने डिप्लोमेटिक
खेल खेलना शुरू किया। इंडस वाटर ट्रीटी, भारत जो है पाकिस्तान के साथ 4 प्रॉपर युद्ध लड़ चुका है, 1948, 1965, 1971 और 1999, लेकिन कभी इंडस वाटर ट्रीटी को हमने टच नहीं किया। पहली दफे इंडस वाटर ट्रीटी को हमने सस्पेंड कर दिया। उसका आप देख रहे हैं कि सिंध प्रोविंस में क्या हाल है। अभी तो पानी इतना कम नहीं हुआ है, जब ये हाल है, जिस दिन पानी कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा इंडस का, उस दिन पाकिस्तान में क्या होगा आप खुद अंदाजा लगा सकते। तीसरा, जो ये न्यूक्लियर ब्लफ हर बारी, क्योंकि 1998 के बाद जब दोनों देश जो है न्यूक्लियर नेशंस बन गए, तो पाकिस्तान हमेशा ये न्यूक्लियर ब्लफ करता था, चाहे वो पार्लियामेंट का अटैक किया, चाहे वो मुंबई का अटैक हुआ, या ये उरी का, पठानकोट का, पुलवामा का। उसको ये पता था कि भारत जो है हमारे से कन्वेंशनल वॉर में जीत नहीं सकता, मतलब कन्वेंशनल वॉर में हमेशा जीतेगा, तो इसलिए हमेशा न्यूक्लियर ब्लफ खेले। तो उन्होंने न्यूक्लियर ब्लफ का इस बारी पहली बारी उनका जो है न्यूक्लियर ब्लफ भी जो है हमने खत्म कर दिया, और आगे बता भी दिया है कि आगे ये आपका जो न्यूक्लियर ब्लफ नहीं चलेगा। उसके बाद हमने जो है, जो उनके ठिकाने थे, पहले जो हमले हुए थे वो जो है JNK में हमले किए गए थे, POK में हमले किए गए थे। इस बारी जो उनका गढ़ है, जिसको अपना वही समझते हैं कि पंजाब तो कोई हाथ नहीं लगा सकता, पंजाब तो हमारा सबसे सुरक्षित जगह है, जहाँ ये टेररिस्ट कैंप थे मुरीद के में और भावलपुर में, उनको स्ट्राइक किया और ऐसी प्रिसिशन से स्ट्राइक किया कि वहाँ पे जितने आदमी थे वो सारे के सारे खत्म हो गए। उसके बाद नेक्स्ट जो पहली दफ़े जो हुआ है कि हमने उनके 11 बेसिस को बिल्कुल जहां हम चाहते थे बिल्कुल प्रिसिशन से स्ट्राइक किया है और उनके जो है बेसिस को बर्बाद कर दिया है। और वही वजह है, पहली दफे हुआ है कि DGMO पाकिस्तान का भारत के DGMO से बात करके गुहार लगा रहा है कि आप प्लीज लड़ाई बंद कर दो। तो इसमें पाकिस्तान कुछ भी कहता रहे, जैसे जनरल साहब ने बताया 96% लोग ये मान रहे हैं कि जीत हमारी हुई है, लेकिन उनको भी पता है कि जीत किसकी हुई है। और आगे मैं बता रहा हूँ, ये तो जैसे एक महीने से लोग पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के हुक्मरानों को तो पता ही है। बिल्कुल सुरेश सर, पाकिस्तानी हुक्मरान और पाकिस्तानी सेना को पता है कि पतलून कैसे उतारी गई है और वो अच्छी तरीके से जानते हैं। वो मीडिया में बेशक पाकिस्तान में कवर अप कर ले, लेकिन वर्ल्ड मीडिया में इसे कवर अप नहीं किया जा सकेगा। और साथ ही साथ वेस्टर्न मीडिया जो पाकिस्तान का गाना गा रहा था, वेस्टर्न मीडिया भी इस पूरे इंसिडेंट के बाद एक्सपोज हुआ है। इस पर आएंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। बड़ी खबर ये कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जो है वो मुठभेड़ की खबर आ रही है। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, किश्तवाड़ के सिंगापुर वन क्षेत्र में मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने जैश के 3 से 4 आतंकियों को घेरा है। यहाँ पर इनकी छिपी हुई खबर है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी रमन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। रमन, क्या अपडेट है इस एनकाउंटर को लेकर और किस इलाके में एनकाउंटर है? देखिए, सुबह 6 बजे से सुरक्षा कर्मियों को ये जानकारी मिली थी कि 3 से 4 आतंकियों का एक ग्रुप, मोस्ट प्रॉब्ली ये सैफुल्लाह आतंकी जो पाकिस्तानी आतंकी है, जैश ए मोहम्मद का कमांडर, उसके साथी हो सकते हैं और वो भी इस मुठभेड़ में शामिल हो सकता है। इस तरीके की जानकारी निकल कर आ रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक सूचना जो है वो जारी नहीं की गई है। अब ये छात्रों का सिंहपुरा का इलाका पड़ता है, जहां पर एक जंगल का इलाका है और इस जगह पर आतंकी जंगल में पहले से ही छुपे हुए थे। और इसकी जानकारी जब ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से सुरक्षा कर्मियों को मिली थी, सुरक्षा कर्मियों ने उस पूरे इलाके की घेराबंदी की और जैसे ही सुरक्षा कर्मियों का घेरा उन आतंकवादियों तक पहुंचा जहां पर वो छुपे हुए थे, तो वहां छुपे हुए आतंकियों ने घात लगाकर जो है वो फायरिंग शुरू कर दी। और फायरिंग के दौरान जो है वो दोनों तरफ से एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। लेकिन अब क्योंकि जंगल का इलाका है, वहां पर बचाव और छुपाव का जो इलाका है वो बहुत ज्यादा है, पहले से वहां पर उनके हाइडआउट्स बने हुए हैं, उसमें जो है वो छुप सकते हैं। तो फिलहाल सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। लेकिन आपको याद होगा कि 22 तारीख को जो बाइसरन में आतंकी हमला हुआ था, उसके ठीक 4 दिन के बाद 26 तारीख को छात्रों के ही इलाके में एक बड़ा आतंकी ग्रुप, जिसमें 4 से 5 आतंकी थे, उनको घेर लिया गया था, जिसमें से तकरीबन 3 आतंकी ऐसे थे जो पाकिस्तानी थे और 2 आतंकी लोकल थे। अब उसमें से 3 आतंकियों को 26 तारीख को मार गिराया था और उसमें भी सैफुल्लाह जो कमांडर है जैश ए मोहम्मद का उस इलाके का, वो उस आतंकी उस वारदात के अंदर शामिल था और वहां पर जो एनकाउंटर हुआ था, लेकिन उसमें से वो बचकर निकल गया था। आज एक बार फिर छात्रों के उसी सिंहपुरा इलाके के अंदर उन आतंकियों को घेर लिया गया है और बहुत मुमकिन इस बात को लेकर है कि शाम तक जब अगर कोई आतंकी मारा जाता है या ये पूरा ग्रुप 3 से 4 जो आतंकी वो मारे जाते हैं, तो निश्चित रूप में उसमें सैफुल्लाह भी होना चाहिए, क्योंकि ये वो गढ़
ये इलाका जो है उसका गढ़ रहा है और पिछले करीबन 1-1.5 साल से इस इलाके के अंदर वो अलग अलग एक्टिविटीज में जो है वो शामिल रहा है। तो निश्चित रूप में ये एनकाउंटर जो है वो चल रहा है अभी। और पहलगाम के आतंकियों की संलिप्तता यहाँ पर हो सकती है, जिन आतंकियों को घेरा गया है। पहलगाम से इलाका कितनी दूर है? देखिए, पहलगांव से अगर हम बात करें तो पहलगांव के साथ ही अनंतनाग का इलाका पड़ता है। अनंतनाग से लगता हुआ कोकरनाग की पहाड़ी है और कोकरनाग को अगर आप पार कर जाते हैं तो शात्रू के इलाके में पहुंच जाते हैं, जहां पर इस समय ये ऑपरेशन चल रहा है। तो एक पहाड़ी रिज है जिसको पार कर आतंकी पहुंच जाते हैं और 1 महीने में इतना एरिया पार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुमकिन है इस बात को लेकर कि इनमें कोई आतंकी ऐसा हो, लेकिन जो हमारी जानकारी है इसके मुताबिक अभी वो आतंकी जो इनकी संख्या 6 है, जिसमें से 4 पाकिस्तानी और 2 लोकल आतंकी हैं, जिसमें आदिल हुसैन ठोकरे और आसिफ शेख जो साउथ कश्मीर के ही रहने वाले हैं, वो फिलहाल साउथ कश्मीर के अंदर ही जो है वो किसी जंगल के अंदर भेस बदल कर उन्होंने अपने हथियार छुपाए हुए हैं और भेस बदल कर जो है वो कहीं ना कहीं इस समय पब्लिक के बीच में भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से 2 ऑपरेशन हमने देखे, एक ऑपरेशन केलर के अंदर हुआ, दूसरा ऑपरेशन त्राल के अंदर हुआ, दोनों रिहायशी इलाकों के साथ जो है वो सटे हुए इलाके थे जहां पर ये ऑपरेशन किए गए। तो आतंकियों की संभावना ये भी है कि जंगल में किसी हाइडआउट के अंदर भी छिप सकते हैं और कहीं ना कहीं अपना भेस बदलकर आम लोगों के बीच में भी जो घुल मिलकर रह सकते हैं, ताकि लोग उनको कोई पहचान ना पाए और वो जितनी ज्यादा हो सके अपनी जिंदगी को और ज्यादा लंबी कर सके, अपनी जान जो है वो सुरक्षा कर्मियों से बचा सके। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि सुरक्षा कर्मियों ने जिस तरीके से ठान लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब जो आतंकी बाइसन घाटी के अंदर शामिल हुए थे उनको भी उनके अंजाम तक पहुंचाना है, क्योंकि उन 26 बहनों की मांग के सिंदूर का जो बदला तभी पूरा होगा जब वो 6 आतंकी पूरी तरीके से ढेर किए जाए। वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर भारत की आतंक के खिलाफ नई नीति है। एक आखिरी सवाल आपसे रमन, अभी तक जो ऑपरेशन चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसमें कुल 6 आतंकी अभी तक मारे गए हैं और आज भी जो है वो 4 से 5 आतंकियों के घेरे जाने की खबर है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, साउथ कश्मीर के अंदर 2 मुठभेड़ें हुई हैं जिसमें 6 लोकल आतंकी, और ये वो लोकल आतंकी है कि जब बाइसरन घाटी में आतंकी हमला हुआ था तो सुरक्षा कर्मियों की तरफ से 14 आतंकियों की एक लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें से ये सभी लोकल थे। इनमें से जो 3 है वो जैश के और 3 जो है वो लश्कर के आतंकी हैं जिनको ढेर किया जा चुका है। 8 आतंकियों की तलाश जो है अभी तक जारी है। साथ ही साथ में 6 वो आतंकी हैं जो लगातार जिनकी तलाश चल रही है, चाहे वो बाइसरन के साथ लगते हुए इलाके हों, चाहे वो त्राल का जंगल हो, चाहे वो कोकरनाग का जंगल हो, या फिर किश्तवाड़ शात्रू। और क्योंकि एनआईए ने जब से जांच ली है तो एनआईए ने ये खुलासा किया था, जो हमारे सूत्रों ने खुलासा किया था एनआईए के सूत्रों के माध्यम से, कि बाइसरन घाटी और पहलगांव के साथ लगते हुए 54 ऐसे रास्ते हैं जिन पर अब पूरी तरीके से जांच केंद्रित हो गई है, क्योंकि वही 54 रास्ते जो हैं वो पहलगांव को अलग अलग इलाकों से जो हैं वो जोड़ते हैं। तो उनकी तलाश की जा रही है और जंगल को जब छाना गया है तो करीबन 70 से 75 ऐसे हाइडआउट्स मिले हैं जो पूरी तरीके से आतंकियों द्वारा इस्तेमाल किए गए थे। तो ये सारी चीजें हैं अब चल रही हैं और एक लंबा प्रोसीजर हो सकता है उन आतंकवादियों तक पहुंचने को लेकर, लेकिन ये जरूर है कि आज नहीं तो कल वो आतंकी जरूर सुरक्षा कर्मियों के हाथों जो है मारे जाएंगे। ठीक है रमन, बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। बहुत धन्यवाद। जो निकले रमन हमारे सहयोगी जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे, किश्तवाड़ ऑपरेशन पर जानकारी दे रहे थे, किश्तवाड़ मुठभेड़ पर। जल्दी से कैप्टन संदीप धवन सर के पास जा रहा हूँ। कैप्टन संदीप धवन सर, जो बात वापस डिबेट पर लौटते हैं, ये जो 30 दिन पहले हमला, क्या पूरा हो गया हमारा बदला, ये मान लिया जाए? नमस्कार, जय हिंद। मैं ये कहूंगा कि ये ऑन गोइंग एक ऑपरेशन है जो कि अभी खत्म, क्या मतलब ये हम बहुत सालों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर आप जो इस समय ऑपरेशन चल रहा है जहां पे हम कुछ आतंकवादियों के अगेंस्ट हम फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही छोटे छोटे मोरे हैं, प्यादे हैं। इनके बड़े आका जो है वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और उनके सबसे बड़े आका जो है वो चीन बैठे हुए हैं। जैसे जनरल साहब ने बताया कि चीन जो है इसका सबसे बड़ा मुखिया है और इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिखा था जो 1 लाख से ज्यादा संख्या में 40 देशों में पढ़े गए, क्योंकि उनका उद्देश्य बहुत क्लियर है कि भारत को उभरने नहीं देना है। पूरे इंडो पैसिफिक में अगर कोई देश है जो चीन को टक्कर दे सकता है इकोनॉमिकली या मिलिटरली, वो है भारत। तो उसकी हमें सोच करनी है। और मैं बता रहा हूं आपके चैनल पर इस समय कि नेक्स्ट मेरा एक्सपेक्टेशन है नॉर्थ ईस्ट में कुछ होने वाला है, क्योंकि वहां पे ये बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर ये मूव कर रहे हैं, म्यांमार के अंदर, और ये एक तरह से एक इन्होंने चक्रव्यूह पूरे भारत के तरफ पूरा बनाया हुआ है, ऑल राउंड इंडिया, जिसमें कि ये क्राइसिस जोन क्रिएट कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ आए अगर, तो पाकिस्तान की जो एक पैरेलल इकोनॉमी है, जो पाकिस्तान आर्मी की पैरेलल इकोनॉमी है, उसमें उनको करीब 28 से 30 हजार करोड़
जो उनकी आर्मी की और एयरफोर्स की और नेवी की जो बिजनेस एंटिटीज हैं उनसे मिलता है उनको। $500 मिलियन का इनकी इनकम है ड्रग्स के ट्रेड में। तो जस्ट इमेजिन कि अगर वो कॉर्नर प्लॉट्स और यूरोप में विला खरीदने के बाद जनरल्स के पास जो पैसा बचता है वो लगभग 30,000 करोड़ से भी ऊपर का पैसा इनके पास है, उसमें से कितना ज्यादा वो डाइवर्ट कर सकते हैं टेररिज्म के लिए उनके। पर जब तक हम इसकी कटाई नहीं करेंगे ये पॉसिबल नहीं है कि ये 2-4 लोग आते रहेंगे। इन्फिल्ट्रेशन इतना डिफिकल्ट नहीं है और ये चलता रहेगा। तीसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि जो भारतीय नौसेना, क्योंकि मैं नौसेना से बहुत सही बात कही आपने जी। धवन सर लौटेंगे आपके पास, एक ब्रेक लेना होगा मुझे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि इन सब का अब्बूजान चीन है। ये सब छोटे छोटे मोहरे हैं और निशाना चीन पर रखना चाहिए। चीन को कैसे कटल किया जाए और चीन को कैसे काउंटर किया जाए। इस सूरत हाल में जब वेस्टर्न मीडिया और पश्चिमी देश भारत के इस ऑपरेशन के बहुत हद तक खड़े नहीं नजर आए, क्योंकि भारत की तरक्की से न सिर्फ चीन बल्कि पूरा पश्चिमी जो इलाका है, जो पश्चिमी दुनिया है, वो भी कहीं ना कहीं खुश नहीं होते हैं। भारत की स्थिति अच्छी देखकर उनको भी अच्छा नहीं लगता है। इस डिबेट पर लगातार बने हुए हैं 30 दिन पर। जब हम आज यहाँ डायरेक्ट लाल चौक पर मौजूद हैं, कश्मीर श्रीनगर में मौजूद हैं, तो हम आपको अपडेट लगातार दे रहे हैं।